Good evening, good evening. Good evening, all of you. स्टार्ट करें क्लास। तो पिछली क्लास में यूपीएससी का सीआईएसएफ का जो पेपर है 2020 वाला पेपर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसका 2021 का पेपर देखेंगे, सीआईएसएफ का ही 2021 का पेपर। तो पिछला वाला लेक्चर और उसका क्वेश्चन पेपर साथ साथ में आपके फोल्डर में अपलोड कर दिया था हमने। आज वाला पेपर भी यूपीएससी के साइट से भी निकाल सकते हैं। क्लास के बाद लेक्चर और पीडीएफ साथ में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। पेपर मैंने बता दिया, यूपीएससी की साइट से टाइप करेंगे डायरेक्ट मिल जाएगा, और लेक्चर के बाद आप देखेंगे उसमें भी अपलोड हो जाएगा, लेक्चर और पीडीएफ दोनों साथ में। शुरू करें, है यूपीएससी का ही। तो पहले आप आंसर बताएंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इस पर। एक क्वेश्चन आया, इससे पहले वाले क्वेश्चन तो एप्टी रीजनिंग के हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन एप्टी रीजनिंग है, ये सब भी एप्टी रीजनिंग, यहां से स्टार्ट है जीएस। एक सवाल है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया में फीमेल के माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है। फीमेल माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा रीजन इंडिया में इनमें से क्या है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। वर्क या एम्प्लॉयमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा फीमेल माइग्रेशन होता है, या मैरिज की वजह से, या एजुकेशन की वजह से माइग्रेशन बहुत है, या बिजनेस के कारण। बताएं क्या होना चाहिए। फीमेल माइग्रेशन का भारत में सबसे बड़ा रीजन क्या है इनमें से। मतलब जो पहला ही थॉट दिमाग में आता हो कि विमेन का सबसे ज्यादा माइग्रेशन किस कारण से है। बिल्कुल ठीक है, 5-6 लोगों ने आंसर किए हैं आप में। मैरिज, माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है मैरिज, करेक्ट। द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसेप्ट क्या होता है। जैसा मैंने बताया था, कोई इकोसिस्टम जब डेवलप होता है कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। इकोसिस्टम शब्द का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझिए। इकोसिस्टम में हम किसी एरिया में बायोटिक अबायोटिक दोनों फैक्टर मिलाकर बात करते हैं। कि अगर हमने कहा कोई ग्रासलैंड, तो उस ग्रासलैंड में ग्रास है, ग्रास ऊपर है, लिविंग चीजें तो काउंट तो कर रहे हैं हम, साथ में वहां की सॉइल कंडीशन क्या है, वहां पे लाइट कितनी, टेम्परेचर, प्रेशर, जो कुछ अबायोटिक कंपोनेंट रॉक, वो भी काउंट कर रहे हैं। मतलब इकोसिस्टम जब हम बात करेंगे तो बायोटिक अबायोटिक दोनों फैक्टर उसमें कंसीडर किए जाते हैं। अब कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, लेक है, ओशियन है, रिवर है, कहीं से तो बनना स्टार्ट हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहें तो सबसे पहले होता है प्राइमरी सक्सेशन। सबसे पहले होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में पहली बार कोई चीज ग्रो की, मान लो यहाँ पे प्लेन लैंड थी, कि मान लो फॉर एग्जांपल वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन के कारण यहाँ पर एक थोड़ी जमीन बन गई, लावा डिपॉजिट होने के कारण क्रैक्स वैक्स आए, आगे जाकर सॉइल कंडीशन बनने लगी, ज्यादातर ब्लैक सॉइल वगैरह फॉर्म होती है। पहली बार वहां पर कोई वेजिटेशन ग्रो किया, कोई एल्गी हो सकता है, मॉस हो सकता है, पहली बार कोई चीज ग्रो की है। एकदम से ट्री तो नहीं ग्रो कर जाता। मान लो आर्कटिक क्षेत्र है या अंटार्कटिका क्षेत्र है, अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, पर कुछ कुछ एरिया में वहां एल्गी की ग्रोथ बढ़ रही है, काई की ग्रोथ बढ़ रही है। तो इसका मतलब आज वहां एल्गी ग्रो कर रही है, कुछ समय बाद जो एल्गी को खाने वाले हैं वो आने लगेंगे, फिर उनको जो खाने वाले हैं वो आने लगेंगे। मतलब पहले लेवल से जब डेवलपमेंट शुरू होगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। अब मानते हैं कि 4-5 लेवल तक डेवलपमेंट हो गया, फिर वहां पर कोई घटना घटी जिससे वो सब खत्म हो गया, फिर दोबारा ग्रो किया। कि मान लो कहीं पे आज फॉरेस्ट बना है,
पहले वहां थोड़ी बहुत कुछ चीजें ग्रो की होंगी, फिर खत्म हुई होंगी, फिर ग्रो हुई होंगी, फिर खत्म हुई, और ये डेवलपमेंट चलता रहा। पहली बार का डेवलपमेंट जो अनइंटरप्टेड जब तक चला वो प्राइमरी सक्सेशन है। लॉस हो गया, फिर दोबारा ग्रो किया, अब वो सेकेंडरी सक्सेशन है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एक स्टेबल इकोसिस्टम ना बन जाए, जिसको हम क्लाइमेक्स इकोसिस्टम कहते हैं। सीधा सीधा एनवायरनमेंट का टॉपिक है, डिटेल में बताया हुआ है मैंने। तो सक्सेशन कंसेप्ट यही है, सबसे पहली बार कोई डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब रिप्लेसमेंट, एक चीज आई उसके ऊपर दूसरा ग्रो किया, उस पर डिपेंड करने वाला तीसरा। जब तक अनइंटरप्टेड ग्रोथ चल रही है ये प्राइमरी है। लॉस हो गया, फिर ग्रो किया, फिर लॉस हुआ, फिर ग्रो किया, तब सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक स्टेबल इकोसिस्टम ना बन जाए। जैसे कि आप कहते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट, वो इसी तरह से बना होगा। पहले प्राइमरी सक्सेशन हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर ग्रो किया, फिर लॉस, फिर ग्रो, चलता रहा ये कई हजारों साल में। आज एक स्टेबल इकोसिस्टम आपको नजर आ रहा है। तो प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन चलता रहा तब तक जब तक कि वो क्लाइमेक्स इकोसिस्टम ना बन जाए। अगर कोई क्लाइमेक्स इकोसिस्टम को अचीव कर लेता है, उसके बाद उसमें उतने कोई चेंजेस रैंडम नहीं देखे जाते जितने शुरुआत में चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ये सब इकोलॉजिकल सक्सेशन का ही पार्ट है। सक्सेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट। और ये वर्ड की, ये कंसेप्ट था क्लीमेंट्स का दिया हुआ। इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो कंसेप्ट है क्लीमेंट का दिया हुआ है। इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मैंने लाइफ साइंस में भी डार्विन का कंसेप्ट तो बताया ही था। डार्विन की थ्योरी तो थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली। डार्विन का उस वर्क के लिए जाना जाता है, इवोल्यूशन वाला कंसेप्ट था। और टेंसली वाला जो कंसेप्ट है, टेंसली का भी नाम वाम बता रखा है इकोलॉजी में क्या काम है। तो क्लीमेंट्स इसका आंसर होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्लीमेंट्स। एक क्वेश्चन है, मार्केट गार्डनिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मार्केट गार्डनिंग का क्या मतलब होता है? देखो, एक तो कंसेप्ट ये होता है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो जो प्रोड्यूस किए फिर वो ट्रक टेम्पू में भर के मंडी में लेके जाते हैं। वहां पे वो मीडिएटर बैठे हुए हैं, ब्रोकर, वो खरीद लेते हैं, वो डील करवा देते हैं, इतने में बिक गया। एक तो तरीका वो होता है सामान मार्केट में पहुंचने का, जहां फार्मर डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा है। एक तो नॉर्मल मार्केट कंसेप्ट क्या होता है, जहां पे फार्मर प्रोड्यूस करके मंडी में पहुंचा दे रहा है। आढ़ती वगैरह जो बैठे हैं वहां पर, बड़े बड़े जो बिजनेस वो करने वाले फ्रूट वेजिटेबल वगैरह का, वो परचेज करके वो सेल कर रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, वो अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं उसमें। तो फार्मर वहां पे डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा। मार्केट गार्डनिंग में क्या होता है कि आपके पास कोई छोटा भी एरिया है, आप उसमें कोई फ्रूट उगा रहे हैं या वेजिटेबल उगा रहे हैं, और डायरेक्टली आप कंज्यूमर या रेस्टोरेंट वगैरह को सप्लाई कर दे रहे हो। आजकल आप सुन रहे हैं ना, कई सारी ऑनलाइन साइट भी हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश गार्डन से आ रहा है, ये गार्डन से बिल्कुल फ्रेश सप्लाई है, सीधे फार्म से आपके घर को पहुंच रहा है। ऑनलाइन भी सप्लाई आजकल हो रही है। तो मार्केट गार्डनिंग कंसेप्ट होता है कि आपके पास छोटा भी एरिया अगर है, आप फ्रूट वेजिटेबल लगा रहे हैं, डायरेक्ट सप्लाई, फ्रेश सप्लाई या फ्रूट वेजिटेबल वगैरह करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फार्म्स बड़े लार्ज साइज के हैं? नहीं, मार्केट गार्डनिंग ज्यादातर छोटे फार्म लैंड वगैरह जो हैं, आजकल तो लोग घरों पे भी खेती कर ले रहे हैं, किसी के पास छोटा सा बैकयार्ड में एरिया है वहां भी खेती कर ले रहे हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े फार्म साइज में ऐसा होता है नहीं। ज्यादातर ये मार्केट गार्डनिंग कंसेप्ट जुड़ा है छोटे फार्म लैंड, जहां पर डायरेक्टली कंज्यूमर को या रेस्टोरेंट को सप्लाई कर दे रहे हैं, फल सब्जी वगैरह सीधा फ्रेश वहीं से डायरेक्ट भेज दे रहे हैं, बीच में कोई मीडिएटर ब्रोकर वोकर वो इन्वॉल्व नहीं है। इट इज a well developed sparsely populated area, बकवास। This is practiced in the area where consumer of low income group नहीं, जहां अवेयर लोग हैं, जैसे नीदरलैंड में बहुत चलता है ये, इस तरह का कंसेप्ट नीदरलैंड वगैरह में काफी चलता है। यूरोप में भी नॉर्दर्न पार्ट है, यूरोप में भी नॉर्दर्न यूरोप, तो नीदरलैंड वगैरह में मार्केट गार्डनिंग कंसेप्ट ये देखने में आता है। मतलब यूरोप में कई देशों में है, अपने यहाँ भी अब तो फ्लरिश हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई सारे पढ़े लिखे लोग हैं, IITs वगैरह के हैं, ऐप वगैरह बना ली है उन्होंने, और वो खेती में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई लोग अमेरिका वगैरह में जॉब करते छोड़ के आए हैं इस बिजनेस में, आए दिन आप न्यूज में सुनते होंगे। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, इनमें कंपैरिजन करें तो सबसे नॉर्थ में कौन लोकेटेड है? मैप में देखना पड़ेगा, ये तो आपको मैप विजुलाइज कराया हुआ है, हमने बता रखा है। चारों ही कैपिटल हैं, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। चारों ही कैपिटल सिटी हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर में कौन है?
इनमें सबसे ज्यादा नॉर्थ की साइड में कौन है? ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया तो बता लोगे आसानी से। भाई गुवाहाटी वगैरह से कोलकाता का कंपैरिजन करोगे तो कोलकाता तो नीचे है, कोलकाता नहीं होगा। पटना गुवाहाटी वगैरह में कंपैरिजन करोगे तो पटना भी पीछे। अब गुवाहाटी और कोहिमा में से टिक करना है। गुवाहाटी, गुवाहाटी पड़ेगा नॉर्थ में ज्यादा। कुछ सिटीज में देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, पर कंपैरिजन डिस्टेंस निकालोगे तो गुवाहाटी नजदीक पड़ेगा, नॉर्थ ज्यादा नॉर्थ में पड़ेगा। उत्तराखंड के 5 प्रयाग मैंने बताए थे, अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है उस प्रयाग को क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग ऑफ उत्तराखंड हमने बताए थे, तो जहां अलकनंदा और भागीरथी का कन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, उस प्रयाग का क्या नाम है? और उसी प्रयाग से गंगाराम पड़ जाता है रिवर का, जो पूरा वो रिवर सिस्टम बनता है उसी प्रयाग के बाद से उसको गंगा नाम दिया जाता है, अलकनंदा भागीरथी जहां मिल जाती है। वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है, देवप्रयाग, देवप्रयाग। अच्छा फिर और बता दीजिए, रुद्रप्रयाग में कौन सी 2 रिवर मिलती हैं? देवप्रयाग आंसर है, अलकनंदा भागीरथी जहां मिलती है। अब मेरा सवाल ये है, बाकी ऑप्शन जो दिए हैं, रुद्रप्रयाग में कौन कौन मिलती है रिवर? रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा, बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा, केदारनाथ से आती है मंदाकिनी, केदारनाथ से आती है मंदाकिनी। केदारनाथ लॉर्ड शिवा का स्थान, लॉर्ड शिवा को ही रुद्र कहा गया है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती हैं, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा एंड मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग, अलकनंदा के साथ यहां मिल जाती है पिंडर रिवर, पिंडर। अलकनंदा और पिंडर जहां मिलती हैं वो है कर्णप्रयाग। विष्णु प्रयाग जो बिल्कुल पंच प्रयाग में पहला ही प्रयाग है, इन 5 प्रयाग में सबसे ऊपर का पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, यहाँ अलकनंदा मिलती है धौली गंगा के साथ। अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं प्रॉपर, मैंने मैप पे सब बता रखा है आपको, जीके में भी पढ़ाया हुआ है और इन्वायरमेंट में ही पढ़ा है हमने ये, उसके अलावा ज्योग्राफी में ही बताया हुआ है। 3 सब्जेक्ट में पढ़ाया है, 3 बार रिपीट किया हुआ है मैंने ये, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन भी है ये, काफी बार पूछा गया है। 5 प्रयाग में से एक ना एक तो पूछ ही लेता है। मजूली रिवर ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। आइलैंड तो ओशियन में भी होते हैं, आइलैंड रिवर में भी होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो किसी रिवर में स्थित है उसका नाम है मजूली। कुछ समय पहले इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, जिला घोषित कर दिया गया है। तो मजूली दुनिया का सबसे बड़ा, सिर्फ इंडिया का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा किसी रिवर के अंदर स्थित आइलैंड है। रिवर आइलैंड में सारे अगर कंपेयर कर लें तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है मजूली। और कुछ साल पहले ये जिला घोषित हो गया, ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। लेक ग्रेट बिटर, ये बताइए, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। लेक ग्रेट बिटर, पहले तो ये सॉल्ट वाटर है, ये मैं आपको बता दूं, लेक ग्रेट बिटर सॉल्ट वाटर है ये, पर ये है कहां पर? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, कॉपी में लिखा रखा है। लेक ग्रेट बिटर सॉल्ट वाटर लेक है, ये इनमें से किस सिस्टम का पार्ट है? और कंट्री भी बताइए किस कंट्री में स्थित है, इसका कंट्री कौन सा है वही बताना है। याद नहीं है किसी को, कहाँ है ये? किसी का भी आंसर नहीं आया? भाई पनामा कैनाल तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच है, अगर आपको कॉन्टिनेंट भी याद है ग्रेट ब्रिटेन का तो ही बन जाएगा, पनामा तो हो नहीं सकता। नहीं बेटा, ये स्वेज कैनाल इजिप्ट में है ना, ये इजिप्ट में है स्वेज कैनाल, ज्योग्राफी में देखो नोट्स में लिखा भी होगा, स्वेज कैनाल जहां पढ़ाया होगा वहां लिखा भी होगा। लेक ग्रेट बिटर स्वेज कैनाल, अफ्रीका, और कंट्री पड़ता है इजिप्ट, कंट्री इजिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नईवेली, सिंगरेनी, कोरबा, सिंगरौली, यहाँ पे जो माइंस हैं वो क्या चीज़ की हैं? यहाँ हमें माइका मिलता है, आयरन मिलता है, बॉक्साइट या कोल? क्या चीज़ की माइंस के लिए फेमस है ये एरिया? वैसे भी आप आसानी से बता सकते हैं। एक मैंने बताया था नईवेली में मिलता है लिग्नाइट कोल। कोल के टाइप्स बताए थे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। लिग्नाइट वाला कोल नईवेली तो है। इसके अलावा सिंगरौली, सिंगरेनी, कोरबा सब कोयला वाली बेल्ट है ये कोल। इन देशों में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक शब्द का मतलब है जहां कहीं से भी कोस्टल लाइन ना हो, समुद्र से कहीं बाउंड्री ना बन रही हो। कई जगह लेक्स को सी कह दिया जाता है, पर वो सी की सही डेफिनेशन नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। लैंडलॉक कंट्री का मतलब है वहां रिवर हो, रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, वो सब हो, उससे नहीं दिक्कत है। कहीं से भी कोस्टल एरिया ना हो, तटीय क्षेत्र ना हो उसके पास। जैसे हमारा तटीय क्षेत्र है, कोस्टल लाइन है, कोस्टल एरिया ना हो। नेपाल जैसे कि, भूटान, तो ये सब लैंडलॉक कंट्री है। लाओस है, बहुत सारे कंट्री हैं लैंडलॉक। जिम्बाब्वे है लैंडलॉक, बोत्सवाना है। तो लैंडलॉक कंट्री जिसके पास कोस्टल लाइन ना हो, कहीं से भी लेक वेक हो सकती है वहां पर। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो कोस्टल लाइन नहीं है, जहां लेक वेक है, बहुत बड़ी बड़ी लेक भी है, पर पॉइंट क्या है, उसके पास कोस्ट लाइन नहीं है। क्या होगा आंसर? लैंडलॉक कंट्री दुनिया में कौन कौन है, पूरी लिस्ट लिखवा रखी है मैंने हिस्ट्री, इसमें ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी में पूरी लिस्ट लिखी है। पर क्वेश्चन यहाँ ये है, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री दुनिया में, मंगोलिया भी लैंडलॉक है, अफगानिस्तान भी लैंडलॉक, सबसे बड़ा लैंडलॉक है कजाकिस्तान। हालांकि कैस्पियन सी है यहाँ पर, कैस्पियन सी मैंने बताया सी नहीं, वो लेक है। कैस्पियन सी, कजाकिस्तान बाउंड्री बन रही है, पर वो लेक है कैस्पियन सी, दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक, एरिया में सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक दुनिया में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा सॉल्ट उसके अंदर है। सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक एरिया में बोल रहा हूं मैं, एरिया में सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक। क्या सबसे ज्यादा सॉल्ट उसमें है? नहीं। सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडीज में अगर आप बात करोगे तो अंटार्कटिका का डॉन जुआन पॉन्ड, डेड सी, लेक वैन तुर्की, ये सब वाटर बॉडी में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। एरिया में सबसे बड़ी कैस्पियन सॉल्ट वाटर लेक। जैसे इंडिया में एरिया में सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक चिल्का, उड़ीसा में, पर क्या सबसे ज्यादा सॉल्ट चिल्का में है? नहीं, सबसे ज्यादा सॉल्ट है सांबर लेक, राजस्थान। तो दोनों सवाल अलग हैं, ये सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी होना और सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक होना, दोनों अलग सवाल है। 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कौन सा कंट्री इस पे लाई करता है? मतलब वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो इक्वेटर 0 डिग्री लाइन है, इसके 50 डिग्री नीचे 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आपको इसमें से कौन सा कंट्री पड़ेगा? इतना नीचे की तरफ कंट्री कौन है? इक्वेटर से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ कौन सा कंट्री इसमें से लाई करेगा? काफी दक्षिणी एरिया, दुनिया के बहुत साउथ की तरफ। और जब 50 डिग्री पे है, ठंडा भी बहुत होना चाहिए। एक हिंट ये भी है कि काफी ठंडा एरिया होगा जब इतना नीचे होगा, काफी हिस्सा उसका बर्फ से ढका होगा, कोल्ड डेजर्ट वगैरह होंगे वहां। हिंट मैं आपको बताता हूँ, एक पैटागोनिया, पैटागोनिया कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? पैटागोनिया, ये अर्जेंटीना की बात हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय सिंधु घाटी सभ्यता में शेल के बने हुए, तो शेल तो समुद्री इलाके में पाया जाता है, सीप वीप से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, शेल बेस्ड प्रोडक्शन, ये तो कोस्टल एरिया की बात कर रहा है। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय शेल के बने हुए प्रोडक्ट, शेल के बने हुए प्रोडक्ट इसमें से कहाँ बनते थे? तो कोस्टल एरिया की बात कर रहा है। एक्चुअल में पाकिस्तान में कुछ कोस्टल एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के ही, ये बेसिकली बालाकोट और नागेश्वर की बात कर रहा है, पाकिस्तान में पड़ता है अभी तो कोस्टल एरिया, बालाकोट नागेश्वर की बात कर रहा है। शेल बेस्ड प्रोडक्शन यहाँ पाया गया, एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। मगध जनपद की राजधानी इसमें से कौन कौन रही है? मगध एम्पायर में इसमें से कौन कौन कभी राजधानी रहा है
और मेरा एक और सवाल है, सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? मगध जनपद में इनमें से कौन कौन सी कैपिटल रही है और सबसे पहली ही कैपिटल कौन सी रही है? सबसे पहली कैपिटल, सबसे पहला राज्य कौन सी डायनेस्टी थी? सबसे पहले रूल कौन सी डायनेस्टी का था? सिंपल क्वेश्चन है। गिरवीराज, राजगीर की बात कर रहे हो ना आप? सबसे पहली कैपिटल राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र बनी थी। उदयन के समय पाटलिपुत्र नाम पड़ा था, उदयन। तो ये दोनों राजधानी रही हैं। चंपा और वैशाली राजधानी नहीं रहे। 1 और 2 आंसर होगा। ये दोनों कैपिटल रही है, उनमें पहली रही है राजगीर। राजगीर, हरण्यक डायनेस्टी। बिंबिसार था ना सबसे पहले, बिंबिसार। यूरोपियन ट्रैवलर जो दारा शिकोह, मतलब औरंगजेब का भाई, शाहजहां का बेटा दारा शिकोह, शाहजहां के बेटे थे ना दारा शिकोह, औरंगजेब, दोनों की लड़ाई चलती थी। तो दारा शिकोह का इलाज करने वाला फिजिशियन जो था, कोई यूरोपियन ट्रैवलर था। कौन था जो दारा शिकोह का इलाज किया था? 12 साल तक इंडिया रहा था ये जो ट्रैवलर है, 12 साल तक इंडिया रहा था ये मुगल के समय में, और दारा शिकोह का इलाज भी किया था इसने। फिजिशियन था, फ्रांस से आया था, फ्रांसिस बर्नियर। फ्रेंच ट्रैवलर था फ्रांसिस बर्नियर। नारायण पंडित की हितोपदेश, जिसमें एथिकल मोरल लेसन्स मिलते हैं, इसको किसका दूसरा वर्जन माना जाता है? हितोपदेश की कहानी आपने सुनी है, इसी से मिलती जुलती एक और बुक है, तो उससे सिमिलर माना जाता है। तो हितोपदेश की जो कहानियां हैं वो इसमें से किससे सिमिलर मानी जाती है? किसी का दूसरा वर्जन माना जाता है। दोनों पढ़ा रखा है क्वेश्चन। सिमिलर टाइप के मोरल लेसन्स हैं दोनों में। पंचतंत्र, विष्णु शर्मन की लिखी पंचतंत्र, विष्णु शर्मन की लिखी पंचतंत्र, और इसी का एक वर्जन नारायण पंडित की हितोपदेश। इसी प्रकार के मोरल लेसन्स इसमें भी मिलते हैं, हितोपदेश में पढ़ाए हुए हिस्ट्री में दोनों। अर्ली भक्ति संतों में 2 ग्रुप मिलते हैं, एक को कहते हैं नयनार, एक को कहते हैं अलवार। पढ़ा रखा है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, नयनार अलवार। तो अर्ली भक्ति संतों में नयनार अलवार, ये कौन है? ये यहाँ अलवार पूछा गया है। साउथ इंडिया में अलवार संत जो हैं वो किसके डिवोटी हैं, किसकी पूजा करते हैं? अलवार डिवोटी हैं लॉर्ड विष्णु के। याद रखने का भी तरीका, इसमें वी लेटर से पिक कर लो आप, वी। अलवार में वी का मतलब विष्णु, ऐसे याद कर लो। अलवार जो है विष्णु डिवोटी, नयनार जो है शिवा डिवोटी। एन से नाम याद कर लो, नटराज। नटराज कौन है? लॉर्ड शिवा की डांस इमेज। एन से नटराज, नटराज लॉर्ड शिवा का ही डांस फॉर्म, तांडव जो उनका डांस है। तो नयनार जो संत हैं वो शिवा को मानने वाले, अलवार जो संत हैं विष्णु जी को मानने वाले। साउथ इंडिया के ही संतों का ग्रुप है ये अलवार नयनार, पढ़ाया हुआ है। कृष्णदेव राय की राजधानी, कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी वो किस नदी के किनारे बसी थी? ये तो हमने परसों जब क्वेश्चन करा तब भी बताया था, परसों जब क्वेश्चन करा रहे थे तब भी बताया था हमने ये। कृष्णदेव राय की राजधानी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो पहले तो हम्पी की बात कर रहे हैं ना, परसों ही बताया था हम्पी के बारे में। हम्पी की बात कर रहे हैं, तुंगभद्रा के किनारे बसी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा है ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। टोबैको नॉर्दर्न इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ है? पोर्चुगीज लाए थे, पुर्तगाली लोग टोबैको लाए थे इंडिया में, वो कब लाए थे? एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, राजा कौन था उस समय? तो टोबैको नॉर्दर्न इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ है? पोर्चुगीज के द्वारा लाया गया था। ओरिजिन यहाँ इंडिया से नहीं था इसका, इसको लाए थे इंडिया में पोर्चुगीज, इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज।
बहुत सारी चीजें लाए थे पोर्चुगीज, काफी सारे प्रोडक्ट लाए थे, पूरी लिस्ट लिखवाई है हमने। पर ये कह रहा है किस सेंचुरी में अकबर का जब अंतिम समय है और जहांगीर की शुरुआत है, अकबर का अंतिम समय और जहांगीर की शुरुआत, उस समय टोबैको आया है। तो अकबर रहा है 1556 से 1605, 1556 से 1605 के लगभग अकबर रहा है। तो अकबर का जाना और जहांगीर का आना, जहांगीर 1627 तक रहा है, ठीक है। तो लगभग 1605 के आसपास की बात है, 1605 के आसपास की बात है। अकबर का लास्ट ईयर था ये और जहांगीर की शुरुआत थी, तभी पोर्चुगीज टोबैको भारत में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो 16 नंबर का ईयर है। सेंचुरी कितने नंबर की होगी? एक नंबर ज्यादा, कई बार बता चुका हूं मैं। 17 सेंचुरी का मतलब है 1600-1700 वाला साल जो है। 17 सेंचुरी का मतलब 1600 से 1700 वाला साल, 1600 से 1699, 17 सेंचुरी में टोबैको आया है। क्वेश्चन ये भी आता है टोबैको को बैन किसने किया था? टोबैको को बैन जहांगीर ने किया था। टोबैको को बैन जहांगीर ने किया था। बाबर, इसी ने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। इब्राहिम लोदी के चाचा ने इनवाइट किया था इसको यहां आने के लिए। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 पानीपत का पहला युद्ध, इसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, मुगल वंश यहां स्थापित होता है। क्वेश्चन ये है कि बाबर था कहां का, आया कहां से था? बाबर आया कहां से था? उज्बेकिस्तान में एक जगह फरघना, उज्बेकिस्तान में पड़ता है आज ये, उज्बेकिस्तान का एरिया फरघना, यहां से आया था। उज्बेकिस्तान के फरघना से आया था। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक, मेसोपोटामिया आज का इराक। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस नाम से जिक्र मिलता है? इराक के रिकॉर्ड्स में किस नाम से सिंधु घाटी सभ्यता उस क्षेत्र को जाना जाता है? सिंधु घाटी वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में? मेलुहा। सारे लगभग क्वेश्चन आपकी कॉपी के डायरेक्ट हैं। तो मैंने वही आपको बताया, पेपर कई बार बहुत टफ बनेगा तो भी आपके क्वेश्चन औरों की तुलना में ज्यादा बनेंगे। आसान, मॉडरेट आसान पेपर आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन लाइन टू लाइन। एक आध क्वेश्चन अभी तक है जो कॉपी में नहीं, बाकी सारे के सारे कॉपी की लाइनें हैं एज इट इज, मतलब आंख बंद करके पैर से टिक कर सकते हो, इतना आसान पेपर है ये। यूपीएससी नहीं कराया है तो हर बार पेपर एक जैसा नहीं बनता है। पॉइंट ये है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, एब्सर्ड पेपर लग रहा हो, क्वेश्चन आपको निगेटिव चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि वो जानबूझ के पेपर बना रहा है कट ऑफ नीचे लाने के लिए, आप अटेम्प्ट किए जा रहे हो। सिंपल पेपर है, ज्यादा नंबर आ जाएंगे, कट ऑफ ऊपर भी जाएगी। तो पेपर टू पेपर डिपेंड करेगा, इन जनरल नहीं बोल सकते कि आप हर एग्जाम में 80% ले आओगे। जब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो आप खुद समझ जाओगे पेपर का लेवल कैसा है। कोई भी एग्जाम आप देखोगे, पर सब्जेक्ट पूरे करने के बाद ही आप समझ पाएंगे पेपर आसान आ रहे हैं कि टफ आ रहे हैं। सब्जेक्ट पूरे नहीं होंगे, जान ही नहीं पाओगे भाई क्या लिख रहा है पेपर में। इसके लिए सब्जेक्ट पूरे होना जरूरी है। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, पढ़ रखा है जिसने पूरा आराम से देख लेगा भाई क्या बन रहा है क्या नहीं। जैन तीर्थंकर में सबसे पहले कौन से थे? टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले अयोध्या के स्वामी ऋषभ देव, पहले जैन तीर्थंकर स्वामी ऋषभ देव अयोध्या के। और वर्धमान महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे, 24th एंड लास्ट तीर्थंकर वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, इनका एक्चुअल नाम जानते हैं? वर्धमान महावीर एक्चुअल नाम क्या था? इनको इस नाम से भी जाना जाता है, निगंथ नायपुत्तर, इस नाम से भी जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन आया यूपीएससी प्रीलिम्स में कि ये क्या बुद्ध का नाम था? ये नहीं। बुद्धिज्म जब मैंने पढ़ाया था तो बुद्ध के क्या क्या नाम थे मैंने पढ़ाए थे आपको। आनंद उनको तथागत नाम से बोलते थे, आनंद उनको तथागत नाम से बोलते थे। तो सिद्धार्थ नाम उनका था, बुद्ध नाम उनका था, उसके अलावा तथागत नाम उनका था। तो इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है बुद्ध के नाम के बारे में, शाक्य मुनि उनको कहते थे। तो वो आराम से, जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ा रखा है मैंने, आराम से बन गया होगा। एक नाम उसमें निगंथ नायपुत्ता लिखा था, वो वर्धमान महावीर का नाम था, वो नाम था वर्धमान महावीर। 24वें और अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के। जैन धर्म की शुरुआत तो स्वामी ऋषभ देव से हो जाती है,
पर जैन धर्म को सही मायने में जो फॉर्म दिया, जो जैनिज्म का रियल फाउंडर माना जाता है, रियल फाउंडर हैं वर्धमान महावीर। जैन धर्म के जो रियल फाउंडर हैं वो वर्धमान महावीर हैं। सॉरी, हाँ, जैन धर्म के रियल फाउंडर वर्धमान महावीर। पहले वो कौन है? तीर्थंकर स्वामी ऋषभदेव। 24 की लिस्ट पढ़ाई हुई है मैंने। तो सबसे पहले अयोध्या के स्वामी ऋषभदेव थे, पर रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म जब भी कहा जाए, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वर्धमान महावीर। इनका दूसरा नाम पाली लिटरेचर में, किताबों में निगंथ नायपुत्ता भी इन्हीं का नाम मिलता है। निगंथ नायपुत्ता या निगंथ नाथ पुत्ता भी कहीं कहीं लिखा होता है, वाई की जगह कहीं कहीं टी भी लिखा होगा। पाली लिटरेचर जो जैन धर्म की किताबों में ये नाम मिलता है इनका। शाक्य मुनि और तथागत ये बुद्ध का नाम है। किसी को नहीं पता तो लिख ले, हालांकि बुद्धिज्म के उसमें लेक्चर में बताया है मैंने। तथागत और शाक्य मुनि ये बुद्ध को कहा जाता है। आनंद जो है बुद्ध को तथागत कह के ही उच्चारण करते थे, इसी नाम से वो करते थे। शाक्य मुनि शाक्य ट्राइब के थे, उनको जो ट्राइब को बिलोंग करते थे, शाक्य ट्राइब को बिलोंग करते थे, इसलिए शाक्य मुनि भी बुद्ध को कहा जाता है। ये हो गया। अगले सवाल पर आते हैं। तो 2020 वाला पेपर हमने करा दिया था पिछली क्लास में, ये 2021 वाला पेपर है। कुषाण राजा, कुषाण के जो वंशज हैं ये बेसिकली किस सेंट्रल एशियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं? कुषाण वंश जो है ये किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं सेंट्रल एशिया की? तो फॉरनरी थे, नेटिव इंडियन नहीं थे, ये इंडिया के नेटिव नहीं थे, ये फॉरनरी ट्राइब थी। तो कुषाण ट्राइब का कोई राजा का एग्जाम्पल बताओ, बड़ा पॉपुलर रहा हो जो। तो किस सेंट्रल एशियन ट्राइब से बिलोंग करते थे? सवाल यह है कि कोई फेमस राजा कुषाण ट्राइब का रहा हो। उसकी अपनी पोर्ट्रेट भी मिलती है, उसमें हेडलेस स्टैचू वाला एक इमेज भी पाई गई जिसमें हेडलेस स्टैचू, बिना सिर का स्टैचू था। कनिष्क कनिष्क कदपीशस वगैरह जो आप बोल रहे हैं, विमा कदपीशस, कुजुला कदपीशस, ये सब कुषाण वाले ही तो हैं। ग्रेट यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत, कोई गोद लिया हुआ पुत्र गद्दी का वारिस नहीं हो सकता, किसकी नीति थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को और बढ़ाने की, उसको और विस्तार करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल देश पे और बढ़ा दिया जाए कि कोई गोद लिया हुआ बच्चा, अपना बच्चा है तो गद्दी का वारिस हो सकता है, गोद लिया हुआ बच्चा गद्दी का वारिस नहीं होगा। और एक और नीति थी इसकी, डॉक्ट्रिन ऑफ गुड ऑफ गवर्न वाली, कि अगर आप अपने राज्य को ठीक से नहीं चलाएंगे, कोई राजा महाराजा अपने राज्य को ठीक से नहीं चलाएंगे तो कंट्रोल हम ले लेंगे। अवध वगैरह को कब्जा कर लिए थे। तो पॉइंट ये है कि ये नीति थी किसकी? तो बहुत सिंपल सवाल है और मतलब पता होना ही चाहिए। इस सवाल को कोई गलत कर दे और कोशिश करे कि जीएस ठीक बन रहा है या नम क्वालिफाई करे तो बड़ी दिक्कत है। ये पेट क्वेश्चन है, हजारों बार कोई पेपर ऐसा इसमें नहीं आया हुआ है। जीएस का पेपर रहा हो, कोई सा भी एग्जाम जहां होता हो हर साल, और ये क्वेश्चन ना मिले आपको। कई बार 10 साल के पेपर उठाओगे, 4-5 बार मिल जाएगा ये सवाल, कहीं मैचिंग में आ जाएगा, कभी सीधे पूछ लेगा, यहाँ तो डायरेक्ट पूछा है। कई बार चारों नीतियां, सब्सिडरी अलायंस की नीति किसकी थी, डॉक्ट्रिन और लैब, 4 नीति लिख देगा और 4 मैचिंग करो, कौन गवर्नर जनरल वाइस रॉय लाया था इसको। तो ये इसका है ना, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाली नीति, डलहौजी। बहुत आसान क्वेश्चन है। कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस के फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। कांग्रेस का फाउंडर ए ओ ह्यूम था, पर पहले सेशन का अध्यक्ष वो नहीं था। भाई जरूरी थोड़ी जो फाउंडर हो वो अध्यक्षता भी करे। तो ए ओ ह्यूम फाउंडर है, क्वेश्चन है अध्यक्षता किसने की थी, और पहला सेशन हुआ कहां पर था ये भी बता दो। कांग्रेस बनी कहां थी? बॉम्बे में। 72 डेलीगेट्स जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, लॉयर्स थे मेनली वो। और पहली मीटिंग बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज वहां हुआ था, स्कूल था। तो डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये थे। गांधी जी का सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट भारत में कब हुआ है? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह भारत में इन्होंने कहां पर अप्लाई किया था?
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष, वहीं पर कांग्रेस का गठन हुआ था। एओ ह्यूम उसका फाउंडर था। गांधी जी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह भारत में, साउथ अफ्रीका में ट्रायल तो कर रहे थे उससे पहले, इंडिया में उन्होंने पहले यहाँ चंपारण में 1917 3 कठिया सिस्टम चलता था, जो कि 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पे इंडिगो उगाओ। और यूरोप में डाई का इन्वेंशन हो गया, केमिकल डाई बन गई, और नील जो ये बेचते थे, जो कलर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, विदेशों में इसकी बड़ी डिमांड होती थी। केमिकल डाई आने से जो इंडियन इंडिगो की डिमांड है वो खत्म हो गई। काफी लॉस भी हुआ ब्रिटिशर्स को, तो उस पर टैक्स लगा दिए किसानों पे, वसूली के लिए, रिकवरी के लिए, अपने नुकसान की भरपाई के लिए एडिशनल टैक्सेस लाद दिए। तो 3 कठिया सिस्टम बिहार में चलता था, उसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह बिहार। राजकुमार शुक्ला किसान थे, वही गांधी जी को लेके गए थे। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, ये लोग भी गांधी जी के साथ में इन्वॉल्व थे। चंपारण सत्याग्रह 1917। एक और क्वेश्चन भी बहुत आता है, गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कहाँ था? गांधी जी जब भारत लौटे हैं पूरी तरीके से, तो अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1 साल तो उन्होंने इंडिया को घूमा है, और उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस बीएचयू का इनॉग्रेशन था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था, वहां उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस है। उसके बाद में चंपारण हुआ है। चंपारण पहला सत्याग्रह जो एक्सपेरिमेंट भारत में 1917 में। उसके पहले 1 साल भारत घूमे हैं, भारत को समझा है अपने पॉलिटिकल गुरु की एडवाइस गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। ठीक है। जैन धर्म में 3 जेवल्स माने जाते हैं, 3 रत्न माने जाते हैं। तो जैन धर्म का जो कंसेप्ट है 3 रत्न वाला, 3 रत्न कि क्या फॉलो करना चाहिए, जैन धर्म को जो मान रहे हैं उनको क्या मानना चाहिए? सम्यक ज्ञान, सही नॉलेज, सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, बिल्कुल ढंग से मैंने पढ़ा रखा है तीनों पॉइंट आपको। क्लियर है? ये कह रहा है त्रिरत्न में इनमें से कौन नहीं आता? ए नाम का कोई 3 रत्नों में इसका नाम जिक्र नहीं किया हमने। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ये है जैन धर्म की थ्योरी, फिलोसफी। कौन इसमें त्रिरत्नों में काउंट नहीं होता? ए वाला, ए जो है अलग पॉइंट है। ये 3 जो है, 3 रत्न जो माने जाते हैं वो ये तीनों हैं। कॉपी की लाइन है, कराया हुआ क्वेश्चन। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आप पहले देख लो, बताओ, फिर देखते हैं क्या है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मास रिमेन कांस्टेंट, मास वेट, वेट मास। वेट और मास का कंपैरिजन बोल रहा है। वेट और मास जो है उसका कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये। आसान सवाल है, बताओ। अलग अलग जगह जाने पर किसी चीज का वेट बदल जाता है पर मास उतना ही रहता है। मास जो है जगह जगह जाने पे वेरी कर जाता है, वेट उतना ही रहता है। वेट और मास दोनों बदल जाते हैं, दोनों बदल जाते हैं, दोनों नहीं बदलते। सिंपल है, सीधा सीधा फंडा है ना। वेट इक्वल टू एम जी, वेट इक्वल टू एम जी। तो जी की वैल्यू चेंज होने से वेट में अंतर आएगा, एम तो वही रहेगा। W इक्वल टू एम जी है, तो जी की वैल्यू अलग अलग प्लेस पे वेरी करेगी, अर्थ पे, मून पे, कहीं और जाओगे तो जी चेंज होने से वेट में अंतर आ जाएगा, मास में अंतर क्यों आएगा? तो सवाल तो यही होना चाहिए भाई, मास कांस्टेंट रहेगा, वेट वेरी करेगा। तो यहाँ कह रहा है मास रिमेन कांस्टेंट और वेट जो है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यही होना चाहिए। ए, वेट वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, मास उतना ही रहेगा। वेट इक्वल टू एम जी। ये न्यूमेरिकल है, कुछ पावर एनर्जी कुछ पूछ रहा होगा, ये आप निकाल लेना। क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आपको मेजर करना हो, अच्छा करंट का डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं बोल रहा है, ये सिंपली कह रहा है क्लोज सर्किट में करंट मेजर करना है, कितना पास हो रहा है। क्लोज सर्किट में आपको करंट मेजर करना है, करंट की डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा है, सीधे सीधे कह रहा है आपको क्लोज सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है आपको ये बताना है। एम मीटर करंट को मेजर करने के लिए होता है, एम मीटर करंट का ही मेजरमेंट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या काम है, वो किसको किस में बदलता है, बोलो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी बता लेंगे ये, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का हो ना हो, ये आंसर सब कर लेंगे, बहुत आसान सवाल है।
जनरेटर इसमें से क्या काम करेगा? जनरेटर को ऐसे पंप वंप मारते हो, घुमाते हो, तब बिजली आती है। इसका मतलब सिंपल है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। अच्छा, एक सवाल और बहुत आता है। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, रेक्टिफायर का काम क्या है? ये कौन से करंट को किस में बदलता है? एसी को डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है, ये मेरा सवाल है। और इन्वर्टर क्या करता है? एक है रेक्टिफायर, एक है इन्वर्टर। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट किसको किस में बदलेगा? रेक्टिफायर, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में या डीसी को एसी में? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रेक्टिफायर को बताएं। रेक्टिफायर पूछ रहा हूं मैं। अर्पण कुमार बाल्यान, मेरा सवाल है रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी टू डीसी? अरे यार, तुम कंफ्यूज कितने हो। वेरी गुड, एसी टू डीसी करेक्ट। इन्वर्टर उल्टा इसका, डीसी टू एसी। कोई कोड बना लो ना, इसको ऐसे कंफ्यूज क्यों होगे, बहुत बार पूछा गया सवाल है। कोई कोड बना लो, ये बना लो ना, रेड वर्ड बना लो, रेड, RAD, रेक्टिफायर एसी टू डीसी, खत्म बात। रेड वर्ड बना लो, इससे याद रहेगा, कंफ्यूजन हम कभी रहेगा ही नहीं। क्लियर है? और क्या डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एसी को डीसी में बदलेगा, इन्वर्टर उसका उल्टा काम करेगा, जनरेटर जो है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं कि ट्रांसवर्स होती हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री जब लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, बिल्कुल डिटेल में चर्चा की थी इसके ऊपर। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है, लाइट वेव्स ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? और जब लाइट वेव बता लो तो फिर साउंड वेव भी बता दो जरा। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव कौन सी होती है और साउंड वेव्स कौन सी होती है? लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स और साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर और साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। इसमें से कौन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है? कौन इसमें ऐसा है जो अपनी खुद की लाइट से नहीं चमक रहा है? मून की अपनी खुद की लाइट नहीं, सन की लाइट है वो, सन की लाइट से ग्लो करता है। मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। सोडियम क्लोरेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है ये। ब्लीचिंग पाउडर तो यूज करते ही हैं, ब्लीचिंग वगैरह के लिए इसका भी इस्तेमाल हो जाता है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में भी यूज हो जाता है ये। पल्प मतलब गत्ता। और टेक्सटाइल प्रिंटिंग और डाइंग में भी इस्तेमाल हो जाता है। कॉटन वगैरह कपड़े होते हैं ज़्यादातर, उसमें भी यूज कर लेते हैं इसको, कॉटन वगैरह में सोडियम क्लोरेट को, स्टेन वगैरह हटाने के लिए, दाग वो हटाने के लिए। तो टेक्सटाइल प्रिंटिंग और डाइंग, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल इसमें भी होता है, और पेपर पल्प इनमें भी होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर कौन है? जिन्होंने न्यूक्लियस ही खोजा था, ऐसे समझ लो। न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब है न्यूक्लियस की कहानी, तो न्यूक्लियस की खोज करने वाला कौन था, वही बता दो। स्क्रीन आ रही है अभी? स्क्रीन आ गई है। पल्प का मतलब गत्ता। अरे पेपर यार, पेपर बनाना हो, कागज। पल्प मतलब गत्ता। Who among the following is known as the father of nuclear physics?
रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ब्लड का पीएच कितना होगा? ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7.25 से लेके 7.4 की रेंज होती है। 7.25 से 7.4 बता चुके हैं काफी बार। लाइम स्टोन से क्विक लाइम का बनना, लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके जब ये स्प्लिट होगा, ये कह रहा है कि लाइम स्टोन से क्विक लाइम का बनना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में CO2 वगैरह बनेगी। कैल्शियम ऑक्साइड साथ में CO2 वगैरह बनना, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक चीज टूटकर दो हिस्सों में बट रही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। एक चीज टूटकर दो हिस्सों में बट रही है तो डीकम्पोजिशन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बनाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेकडाउन हो रहा है, डीकम्पोजिशन। ये बताओ, बता लेंगे सब लोग। चिप्स बैग्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है जो प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करती है कि खराब ना हो वो चीज? चिप्स बैग, कुरकुरे, चिप्स, इन सब में कौन सी गैस डाली जाती है जो उसको खराब होने से बचाए, जो एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे है, पर ये ज्यादा क्वांटिटी में नुकसानदायक है, स्टमक के लिए बहुत नुकसानदायक भी होती है। कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन। पढ़ाया क्वेश्चन है ये भी। चिप्स बैग्स वगैरह में नाइट्रोजन ऐड की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की जाए ब्राइन सॉल्यूशन से, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है एक्वस NaCl, एक्वस NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन मतलब NaCl की बात हो रही है, क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिसिटी अगर इससे पास की जाए तो ये ब्रेक हो जाएगा, और पानी, पानी और NaCl मिला के बनाओगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर ब्राइन सॉल्यूशन से पास करोगे, NaCl वाटर अगर होगा तो ब्रेक करके क्या बना देगा? NaOH बना देगा। तो ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो मॉलिक्यूल ब्रेक होकर NaOH फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है? आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? कोबाल्ट 60 इनमें से किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे लेक्चर्स टाइम टाइम पे होते रहेंगे। कुछ लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, सारे तो नहीं। अब मान लो 5,000 10,000 क्वेश्चन चलेंगे, अगर साल भर में इतने सारे पेपर सॉल्व होंगे, जैसा कि मैंने बताया यूपीएससी के सभी पेपर, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ये सब, तो पेपर तो बहुत सारे होने, एक साल में 5-10,000 सवाल कम से कम होंगे। तो कुछ लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे जो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, सारे नहीं होंगे, 100% तो नहीं पॉसिबल है। तो कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। दो एलिमेंट कौन से हैं जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं पर कार्बोहाइड्रेट में एब्सेंट रहते हैं? दो एलिमेंट जो प्रोटीन में प्रेजेंट हैं और कार्बोहाइड्रेट में एब्सेंट हैं, किसकी बात हो रही है? दो एलिमेंट जो प्रोटीन में हैं पर कार्ब में नहीं है। तो प्रोटीन में सबसे पहली पहचान तो क्या है? प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, तो N तो होगा ही होगा, कार्ब में N नहीं होता। कार्ब में तो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन तो होना ही होना है, तो एक अंतर तो दोनों में नाइट्रोजन का दिख रहा है हमें। अब कार्बन नाइट्रोजन का अंतर है या नाइट्रोजन सल्फर का अंतर है? कार्बन तो भाई प्रोटीन के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप दोनों नजर आता है। प्रोटीन में कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, अमाइन ग्रुप भी है, तो CONH तो है ही, CONH। कुछ अमीनो एसिड होते हैं उनमें सल्फर भी होता है, कुछ अमीनो एसिड सल्फर भी कंटेन करते हैं। तो CONH
NH तो N तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होता N होगा। दूसरा कार्बन तो दोनों में ही है, तो कार्बन वाला पॉइंट गलत हो गया, सल्फर होगा। नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों के स्ट्रक्चर पढ़ा रखे हैं हमने, लाइफ साइंस में दोनों बताया है। कौन प्लांट हार्मोन है, प्लांट के सेल डिवीजन में हेल्प करता है? प्लांट हार्मोन जो प्लांट के सेल डिवीजन में मदद करता है, कौन सा हार्मोन है? प्लांट हार्मोन जो प्लांट के सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। कौन सा एनिमल है जिसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स भी है, लंग्स भी है और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है? 3 सेंटर है रेस्पिरेशन करने के, ब्रीदिंग के 3 सेंटर है उसके पास, गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। किसकी बात हो रही है? बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, सभी बता लेंगे। ये बात हो रही है फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग, कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। मैमल्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस कहां पर होती है? मैमल्स के अंदर कहां पर होती है प्रोटीन की सिंथेसिस, और उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा भी जाता है? कहां पे होती है प्रोटीन की सिंथेसिस, उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते भी हैं। ये बात हो रही है राइबोसोम। जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स में है ये। वेस्कुलर प्लांट जो है, हायर प्लांट जो होते हैं, उसमें जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं, ट्रांसपोर्ट टिश्यू कहा जाता है। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट कराता है और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट कराता है? जाइलम ट्रांसपोर्टेशन कराता है वाटर का और कुछ सॉल्यूट्स का, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन कराता है फूड का, मतलब न्यूट्रिएंट्स का। इसमें से कौन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ग्रो कर जाता है, बडिंग के द्वारा, कि एक बर्ड से ही ग्रो कर जाता है? बडिंग में रिप्रोडक्शन, एक बर्ड के द्वारा ही रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एक बर्ड से ही दूसरा निकल जा रहा है। ईस्ट के केस में होता है ये। बाकी अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ में तो बाइनरी फिशन होता है। प्रोटोजोआ वगैरह में आपने पढ़ा था बाइनरी फिशन, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन, ई कोलाई बैक्टीरिया है, अमीबा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, तो ये तीनों में बाइनरी फिशन। ईस्ट में बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ग्रो कर जाता है, ये बर्ड से ही निकल जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया है। अरे बर्ड से निकल जाना, जैसे फ्लावर बर्ड है फॉर एग्जांपल, बर्ड नाम नहीं सुने? जैसे मैं तुमसे कहूं कि लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग फ्लावर की बर्ड होती है। उसी तरह से ईस्ट फंगस है, तो बर्ड से ही ग्रो कर जाएगा फंगस ईस्ट। फ्लावर बर्ड अलग हो गई बात, बर्ड मैं समझाना चाह रहा हूं एक वर्ड है। तो जैसे फ्लावर बर्ड होता है क्लोव, फूल का कौन सा हिस्सा होता है, फ्लावर की बर्ड होता है लॉन्ग। उसी प्रकार फंगस में जो ईस्ट फंगस ग्रो करती है वो भी बर्ड से निकलती है, इसको बडिंग बोलते हैं। वहां पर रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट में ये देखा जाता है, बडिंग। बर्ड से ही ईस्ट ग्रो कर जाएगा। यूनिसेल्युलर फंगस है ये। फर्मेंटेशन में भी ईस्ट का रोल होता है, फर्मेंटेशन कराता है। शुगर से अल्कोहल कन्वर्ट करना, मतलब अल्कोहल से शुगर, सॉरी वो बताया था ना, शुगर से अल्कोहल बनाना हो तो ईस्ट की मदद ली जाती है फर्मेंटेशन कराने के लिए। सरकारिया कमीशन, अभी कल ही परसों वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही पढ़े थे, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। 1983 सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था, केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में। बुलक कैपिटलिस्ट का क्या मतलब है? किसने ये शब्द दिया था? सवाल तो ये पूछ रहा है कि बुलक कैपिटलिस्ट शब्द किसका दिया हुआ है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ तो नहीं है, पर यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, इकोनॉमी का सवाल है ये मेरा आपको पढ़ाया हुआ सवाल नहीं है, पर यहाँ दिख रहा है इसका मीनिंग क्या है। देखो, बुलक कैपिटलिस्ट ये वर्ड दिया हुआ है लॉयड रुडोल्फ का। लॉयड रुडोल्फ का एक्चुअल में 2021 का ये पेपर है, और 2020 वगैरह में लगातार चर्चा चल रही थी ना, फार्मर को सपोर्ट किया जाए, किसानों की हालत खराब है। 3-4 साल से लगातार ये मुद्दा चल रहा है। हालांकि मुद्दा तो पिछले कई साल चलता रहा है, पर हाल फिलहाल में एमएसपी का मुद्दा, विरोध प्रदर्शन काफी चलते रहे हैं। उसी को देखते हुए इसने सवाल पूछा था। बुलक कैपिटलिस्ट का मतलब ऐसे समझिए,
सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ फंडेड, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ फंडेड, ये ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास कोई सपोर्ट किसी का नहीं है, वो खुद ही से अपने ही कमाकर अपने ही को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, और उनके पास जो जमीन है वो जमीन से जो वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो उतनी ही कैपिटल निकाल पा रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने, मतलब खेती मान लो उनका बिजनेस है, तो अपनी खेती को चलाने के लिए उनके पास उतनी कैपिटल वो जनरेट नहीं कर पा रहे कि ट्रैक्टर खरीद लें। जो बैलों से खेती की जाती थी, ये बेसिकली उससे जुड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं छोटे किसानों की हम बात कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ फंडेड, कि उनको कोई सपोर्ट नहीं किसी का, और उनके पास जो जमीन है वो सिर्फ 2 बैलों को ही अफोर्ड कर पा रही है, वो और ज्यादा एडवांसमेंट कर लें, ट्रैक्टर वगैरह ले आए खरीद के, मैकेनाइज खेती कर लें, उतनी कैपेसिटी उनकी उस जमीन से पूरी नहीं हो पा रही। बुलक कैपिटलिस्ट का ये मतलब है, खासकर छोटे किसान जिनकी स्थिति सही नहीं है, उनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, यही पे चर्चा में था 2020 वगैरह में जो मुद्दा कि उनको सपोर्ट किया जाए। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश, किसानों की स्थिति बहुत जगह खराब है, तो उसी समय लगातार अखबार में चर्चा थी इसके बारे में कि खासकर छोटे किसान, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ फंडेड, जिनके पास जितनी जमीन है वो उतना ही अफोर्ड कर पा रही है कि बस 2 बैलों को वो संभाल पा रहे हैं, 2 बैलों का खर्चा उठा पा रहे हैं, वो और एडवांस हो जाए, खेती को एडवांस कर ले, इतना उनके पास है ही नहीं, तो रिसोर्सेज नहीं है, तो उनका कर्ज माफ करें, कम ब्याज पे लोन मिले, सपोर्ट गवर्नमेंट करे, तभी वो संभल पाएंगे। और इंडिया में एक बड़ा नंबर अभी भी ऐसा है, इंडिया में बड़ा नंबर अभी भी ऐसा है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र में हालत बड़ी दिक्कत रही है, ठीक है। तो बुलक कैपिटलिस्ट शब्द इन्होंने दिया था, लॉयड रुडोल्फ, सुजॉन रुडोल्फ। तो कहीं ना कहीं ये उस समय करंट इकोनॉमी का सवाल था, न्यूज में चल रहा था, अखबार में आता था, इसीलिए। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग, क्योंकि ये 2021 का पेपर है तो 15th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। अब तो 16th फाइनेंस कमीशन भी गठित हो गई। फाइनेंस कमीशन बताया था आर्टिकल 280, सेंटर स्टेट के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, वो 3-4 काम बताए थे इसके मैंने पॉलिटी में आपको, क्या क्या काम करती है फाइनेंस कमीशन, तो पूरी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। पहली फाइनेंस कमीशन 1951 में बनी थी, जो कि 1952 से 57 तक के लिए बनाई गई थी, 5-5 साल के लिए बनाई जाती है, हर 5 ईयर के लिए राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन। तो 1951 में पहली बार इस ड्यूरेशन के लिए बनाई गई थी, 52 से 57 के लिए, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहली फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे उस समय। और 15th फाइनेंस कमीशन में थे एनके सिंह। 16वां वित्त आयोग भी गठित हो गया 5 साल के लिए, और इसके हैं अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया ये बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के। अब करंट में क्वेश्चन ये बनेगा, ये तो पुराना हो गया। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है उसमें इलेक्टरल कॉलेज में कौन मेंबर है, कौन वोट करते हैं? इलेक्टरल कॉलेज बहुत डिटेल में बताया हुआ पॉलिटी में हमने। सवाल ये है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टरल कॉलेज किन लोगों को कंसिस्ट करता है, कौन मेंबर उसमें आते हैं? और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन आते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में तो इलेक्टेड एमएलए भी रोल प्ले करते हैं, विधायक जो हैं, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखो, राष्ट्रपति वाले में और उपराष्ट्रपति वाले में एक अंतर मैंने ये बताया था, उपराष्ट्रपति के चुनाव में टोटल एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब हमने कह दिया तो इसमें इलेक्टेड वाले भी आ गए और इसमें नॉमिनेटेड वाले भी आ गए, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों आ गए। टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टरल कॉलेज में माना जाता है इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों, सारे एमपी जो बैठे हैं लोकसभा और एमपी का भी क्या मतलब है? ओनली लोकसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों। एमपी का मतलब यहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों को बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों है, ठीक।
लाइव क्लास में देखो लाइट थोड़ी बहुत भी फ्लक्चुएट करेगी एक आध बार, तो वो स्टार्ट हो जाती है स्क्रीन, एक आध सेकंड के लिए स्क्रीन वो हो रही है, उसमें आप परेशान मत होइए। द आइडिया ऑफ इंडिया नाम से बुक किसने लिखी थी? अब ये भी उसी समय का क्वेश्चन है, सुनील खिलनानी। अभी याद करने का कोई मतलब नहीं है, उस समय के करंट का क्वेश्चन है, अभी जरूरत नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, कौन सा उसका काम नहीं है? इसमें से कौन सा काम इसके अंतर्गत नहीं आता? ये नहीं करते उस काम को। सिंपल क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, आराम से मिल जाएगा आंसर। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में इनमें से क्या नहीं आएगा? टू टू इनिशिएट अ जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट करना इनका काम नहीं है, ये सब कोर्ट के अंतर्गत होगा। जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट करना ये इसमें नहीं आता। ग्राम सभा, ग्राम सभा के लिए क्या बात सही है इसमें से? ग्राम सभा मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड। पंचायत लेवल हुआ ना, इन द इलेक्ट्रल रोल। ग्राम ग्राम सभा में ये एक बॉडी है जिसमें कौन लोग होते हैं? इलेक्ट्रल रोल, किसी गांव के इलेक्ट्रल रोल में जो लोग हैं विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। बिल्कुल सही है, एट द विलेज लेवल। ग्राम सभा मतलब ही यही है, सबसे बेसिक लेवल स्टार्ट यहीं से होती है बात, विलेज लेवल ग्राम सभा। ये बताया था हमने, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद बताया हुआ है। 3 टियर सिस्टम बताया था जब। प्रगति, प्रगति में क्या नहीं आता? प्रगति एक डिजिटल पोर्टल है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रगति एक ऑनलाइन पोर्टल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ये इसका मतलब है। तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग करनी हो सरकार को, वो कर सकते हैं। रियल टाइम में कोई प्रोजेक्ट को देखना हो, वो देख सकते हैं। तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ये इसका मतलब है। कौन इसमें नहीं आता? प्राइवेट लेवल वाला जो लोकल लेवल, ये इसमें कवर नहीं होता। इनेबल फास्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लोकल लेवल प्रोजेक्ट, वो नहीं आएगा इसमें। सेंटर लेवल आएगा, स्टेट लेवल आएगा, स्टेट एंड सेंटर के बीच वाली बात आएगी। लोकल लेवल प्रोजेक्ट में कवर नहीं होगा। इनेबल फास्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लोकल लेवल प्रोजेक्ट, वो उसमें नहीं होगा। तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट तो कवर करेगा। फुल फॉर्म इसका नोट कर रहे हैं ना, फुल फॉर्म भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन।
क्लियर है? डिपार्टमेंट्स वगैरह के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट भी आ जाता है, कोई कम्युनिकेशन गैप वगैरह आ जाता है, उसका निपटारा भी इससे कर लेते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में क्या बात सही है? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। स्मार्ट सिटीज में सफिशिएंट वाटर सप्लाई होनी चाहिए, एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, अर्बन मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होना चाहिए, कोई डिनाई नहीं कर सकता। स्मार्ट सिटीज़ में ये सब होने ही चाहिए। तो कोई भी भाई पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो आपको पता हो ना पता हो, वैसे ही आंसर कर सकते हो आप। गिविंग एक्सेस टू कंजम्पशन ऑफ शुगर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन डाइट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हैज बीन इश्यूड अंडर। शुगर कंजम्पशन का एक्सेस जो गरीब सेक्शन, गरीब से गरीब तबका उसको मिले, एनर्जी डिमांड वो पूरी कर पाए, अंत्योदय अन्न योजना की बात है ये। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने नॉन परमानेंट मेंबर? टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जीके में पढ़ाया हुआ है यूनाइटेड नेशन के बारे में। 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। तो पहली बात तो सही है, ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, गलत बताना है हमें। इंडिया ऑलरेडी 7 बार से ऊपर हो गया, तो सर्व कर चुका है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है, इंडिया हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन यूनानिमसली। 2019-20 की बात मान लो कर रहा है, तो यूनानिमसली इंडिया इलेक्ट हो गया था, डी नॉट करेक्ट, डी वाला आंसर होगा इसका। अब ये उस समय के करंट का स्टेटमेंट है, तो अभी जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग वाले तो फिक्स क्वेश्चन है, वो पूछता है। लास्ट वाला जो है वो उस समय करंट क्वेश्चन है कि इंडिया उस समय रिसेंटली इलेक्ट जो हुआ था यूनानिमसली हो गया था, नॉट करेक्ट। फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या सही नहीं है? ये कॉन्स्टिट्यूशनली बनी थी, आर्टिकल 280 के तहत बनी हुई बॉडी है। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में सेटअप हो गया था, 52-57 के बीच टाइम ड्यूरेशन था उसका। केंद्र राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा कैसा, ये तीनों पॉइंट तो सही हैं। 14th फाइनेंस कमीशन, बैकड्रॉप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गलत, बी वाला गलत है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, नॉट करेक्ट बताना है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है, बी वाला गलत है। सूर्य रश्मि, जो गुरुग्राम में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी बनाया हुआ है, गुरुग्राम में है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, तो वो उनका पब्लिकेशन है, सूर्य रश्मि नाम से मैगजीन है ये। सूर्य रश्मि नाम से मैगजीन निकालते हैं ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। अगला सवाल ये है कि ये है कहां पर? कई बार बता चुका हूं, गुरुग्राम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है। इनका पब्लिकेशन आता है सूर्य रश्मि नाम से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम स्थित, इनका पब्लिकेशन है, सूर्य रश्मि नाम से आता है। ब्रिक्स की जो समिट है, क्या करेक्टली मैचिंग है? 12वीं ब्रिक्स समिट का रिजल्ट क्या था? 11वीं, 10वीं, 9वीं? 12वीं थी ये, मॉस्को डिक्लेरेशन। पुराना क्वेश्चन हो गया ये भी, करंट का क्वेश्चन उस समय का भी पुराना हो गया। 12वीं समिट मॉस्को डिक्लेरेशन था। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? बताइए जरा, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। शिवम दुबे, नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मंडे के बाद। 1-2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह और करेंगे, मंडे के बाद फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि जब सब्जेक्ट शुरू करूंगा तो कुछ लोग कहेंगे क्वेश्चन नहीं हुआ, अब 2-4 दिन पहले क्वेश्चन कर लो, फिर अगला सब्जेक्ट शुरू करें। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैं शुरू करूंगा, रिकॉर्डिंग से कोई एक और पिक कर लो, प्रीवियस बैच वाला। भाई लाइव में फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा, एक आपको रिकॉर्डिंग से शुरू कर लो, 2 सब्जेक्ट अगर चलाना चाहते हो साथ में। तीसरा मैं करूंगा पॉलिटी, तो आप चाहे तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कराऊंगा, फिर पॉलिटी कराऊंगा। अगर ये लाइव से करना है तो रिकॉर्डिंग में एक दूसरा पिक कर लो, आईसीटी है, एनवायरमेंट है। अगले 2 सब्जेक्ट लाइव में फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी आएगा। तो रिकॉर्डिंग से एक पिक करना है, ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट, वो एक रिकॉर्डिंग से कवर कर लो। दो ही 3 महीने में अगर पूरा कंप्लीट करना है तो 2 सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। लाइव साथ के साथ 2 महीने में नहीं हो जाएंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया था, हमारे कल्चर वगैरह को समझें, अलग अलग क्षेत्र के लोग हमारे कल्चर को जानें। तो कल्चरल कनेक्ट, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के बीच में जो कल्चरल गैप है वो एक दूसरे को कल्चर को समझें। वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के दिन लॉन्च किया था। और इट फॉस्टर कॉमन स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज। हमारे अलग अलग क्षेत्र जो हैं, अलग अलग राज्य हैं, यूटी हैं, हम अपने कल्चर से जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए आपस में सारे के सारे। ठीक है, तीनों सही है, ये तीनों करेक्ट है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक दो दिन क्वेश्चन चलेंगे, करंट अफेयर भी एक दो क्लास और करा दूं, करंट अफेयर करा दूं ताकि 14 मई तक का हो गया है, जून तक का पूरा कवर कर दूं मैं, फिर नया सब्जेक्ट शुरू कर दें, क्योंकि करंट अफेयर ऑलरेडी 14 मई तक का कर चुके हैं। एक डेढ़ महीने का करंट अफेयर 2-3 क्लास में ऐड हो जाएगा, वो भी तो करना ही है, तो वो भी अभी तक का कवर कर देंगे, जुलाई फर्स्ट वीक तक का। तो करंट अफेयर भी अपडेट रहेगा, तो किसी का एग्जाम 10-15 दिन में कोई होगा तो वो भी काम आ जाएगा। तो 2-4 दिन क्वेश्चन करके 2-3 क्लास करंट अफेयर कर लें, या किसी किसी दिन डबल क्लास कर लें, और नया सब्जेक्ट हमारा मंडे के बाद स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट वीक में तो शुरू हो ही जाएगा, मंगल या बुध तक शुरू कर देंगे अगला सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री। और उससे पहले दिमाग में करंट अफेयर कुछ अपडेट कर दूं मैं, ताकि अभी तक का काम हमारा अपडेट रहे। बिम्स्टेक के बारे में क्या बात सही नहीं है? बिम्स्टेक पढ़ाया हुआ है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका नाम है। तो पहले ये बनी थी, बिस्टेक नाम हुआ करता था, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर म्यांमार जुड़ गया, तो हो गया बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड, फिर नेपाल भूटान जुड़ गए, टोटल 7 कंट्री का ग्रुप है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि 8 कंट्री है, इसमें गलत, यही आंसर हो गया। 7 कंट्री हैं, बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड नेपाल भूटान, 7 कंट्री का ग्रुप है, ठीक है। और फुल फॉर्म अभी इसकी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जीके में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई जहाँ पे सारी। क्या पूछना है पूछ लो शुभम, पूछ लीजिए सवाल। रंजीत पी, अगर कहीं वर्क मिल रहा है तो वर्क के साथ ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप आरआरबी जेई सीजीएल इस तरह के एग्जाम दे रहे हो, डेली 4 से 5 घंटे वर्क के साथ अगर कर सकते हो तो तैयारी में आप बने हुए हो। भाई पास आउट हुए अगर 2 साल 3 साल हो गए और आप 2-3 साल से पढ़ रहे हो, तो आपको रिवीजन ही करना है। जॉब के साथ 4-5 घंटे भी रोज अगर दोगे तो रिवीजन आप आराम से कर लोगे। क्योंकि अगर तीसरा साल गैप ईयर है और आप पूरे टाइम खाली भी बैठोगे तो निगेटिविटी दिमाग में ज्यादा आएगी और 12 घंटे पढ़ोगे नहीं। तो बेटर है कुछ काम को करते हुए 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ लो, क्योंकि 2 साल अगर पढ़ चुके हैं गैप करके, तो रिवीजन पे ही आपको फोकस करना है मेन। अब पहला ही साल है, पढ़ाई नहीं है पहली बार में, तो दिक्कत है, फिर आपको समय चाहिए। अगर तैयारी का पहला ही ईयर है तो आपको टाइम ज्यादा चाहिए। दूसरा तीसरा साल है तो फिर आप कुछ काम को करते हुए ही तैयारी करें, पूरी तरह गैप करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। कॉप 26 तो ग्लासगो में हुई थी उस साल, अब तो कॉप 28 भी हो चुकी है। एनवायरनमेंट की मीटिंग कॉप 28 अभी हाल फिलहाल में कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। कॉप 28 पिछले साल दुबई में हुई है। ये पुराना क्वेश्चन है, ग्लासगो यूके में हुई थी कॉप 26, 28वीं दुबई में हो चुकी है। अब इस साल 29 नंबर होगी, इस साल 29 नंबर होगी, 28 नंबर दुबई में हो चुकी है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इन सब चीजों के कोऑपरेशन के लिए इंडिया डेनमार्क के बीच हुआ था ये पार्टनरशिप। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ग्रीन से पता लग रहा है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, एनवायरमेंट संबंधित चीजें, पॉलिटिकल सपोर्ट, तो इंडिया डेनमार्क के बीच, इंडिया डेनमार्क के बीच, इंडिया बांग्लादेश के बीच ज्वाइंट समिट हुई थी 2020 में। अब पुराना क्वेश्चन है करंट का, जरूरत नहीं है, और देखना चाहो दोनों ने मिलकर कहा टेररिज्म खत्म करेंगे, सही बात, ये तो इंपॉर्टेंट हो गई। पीपुल टू पीपुल मूवमेंट और बढ़ाएंगे, कनेक्शन बढ़ेगा लोगों दोनों देशों के बीच में, सही। शेख मुजीबुर रहमान आइकॉनिक फिगर बांग्लादेश के, बायोपिक बनेगी उनके ऊपर, ये भी सही, तीनों बातें सही है। वो लिखी इस तरह से रहा है, किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते आप। स्टेटमेंट जानबूझ के ऐसा लिख रहा है कि वो डिनाई नहीं कर सकते, सारे पॉजिटिव पॉइंट लिख रहा है, तो ये तो हुआ ही होगा मीटिंग में। कॉमन सेंस से ही पता लग रहा है कि सारी बातें सही है। ठीक है, चलो ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब कल देखेंगे फिर
इसका मैंने 20 का भी करा दिया, 21 का पेपर भी करा दिया। अब कल फिर पेपर डिस्कस करेंगे शाम में, कल इवनिंग में अगला पेपर डिस्कशन होगा। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये वाला लेक्चर और पीडीएफ दोनों साथ में अपलोड कर दूंगा मैं कोर्सेज में। यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा सेशन ये वाला, पर यूट्यूब पे सारे नहीं होंगे, बहुत सारे सेशन होंगे, सारे नहीं पॉसिबल हैं, कुछ कुछ होंगे। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। सवाल पूछ लीजिए अपना। शुभम कुछ पूछ रहे थे, कुछ सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए। हिंदी के पेपर, हिंदी कराने के लिए मैं ठीक पर्सन नहीं हूँ अर्पण, हिंदी के क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा। हिंदी मैंने ज़्यादा कोई पढ़ाया भी हिंदी नहीं है, हिंदी मैंने पढ़ा भी 8वीं तक है। हाई स्कूल में भी संस्कृत हुआ करता था मेरे पे, उसके बाद साइंस साइड थी। तो हिंदी के क्वेश्चन तो अपने से कर सकते हो यार, इतनी क्या प्रॉब्लम है। सॉल्ट पेपर हिंदी के लगा लो 5-7 तो भी बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। हिंदी में दिक्कत तो खैर पेपर लगाओगे तो बात बन जाएगी हिंदी में। या हिंदी की मैंने बुक बताई थी सामान्य हिंदी, पृथ्वीनाथ पांडे, वो बुक देख सकते हो, पीसीएस वाले बहुत पढ़ते हैं उसको। शुभम मेल कर दीजिएगा, जो कंसर्न है मेल करना उसको। तो जो चीज़ मैं अब हर चीज़ एक्सपेक्ट करोगे कि सर ही करा देंगे तो नहीं पॉसिबल है ना। हिंदी हमारे सिलेबस में 8वीं तक मैंने पढ़ा हुआ है, उसके बाद हिंदी नहीं पढ़ा। हाँ, 8वीं तक बड़े अच्छे नंबर आते थे हिंदी में, अब एक लंबा गैप हो गया ना। और 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, 99, 25 साल हो गए। उसके बाद तो इंग्लिश इंग्लिश चलता रहा पूरा। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।